थ्योरी के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स या टोटल एग्ज़ाम्स पूरे हो गए हैं और अभी आप लोग अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हो। एनीवे, हम ये पहले देख लें कि आप थ्योरी एग्ज़ाम में बच्चे आप लोग कितना मार्क्स ला रहे हो। तो अपना मार्क्स आप खुद देखें कि आप कितना आपको एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट में मार्किंग आ रहा है। तो पहला सवाल केमिस्ट्री का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको यहाँ 4 सॉल्यूशंस दिया गया है। आप ध्यान दें कि सभी सॉल्यूशंस के जो कॉन्सेंट्रेशन हैं वो सेम है, 1.0 मोलर। ठीक है, यहाँ सभी सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन सेम हैं, ध्यान दीजिए। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा, इसका मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा? यहाँ पर है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ सोडियम सल्फेट एंड हियर वी हैव पोटासियम नाइट्रेट। इन चारों में किसके लिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा? तो आप लोग जानते हो कि जब प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट आप मिलाते हो, ठीक है, मिलाने से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एलिवेट करता है। That means after addition of some electrolyte or some solute, the boiling point is elevated. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट है, इसमें ये अगर डिसोसिएट करेगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2Na प्लस SO4 2-। ठीक है, इसका मतलब आयंस इसमें कितने हुए? 2, सोडियम कैटायन के 2 और सल्फेट के 1, 3 आयंस हुए। जबकि बाद बाकी सब में आप देखो तो ये डिसोसिएट करेगा तो देगा Na प्लस और OH-। ये अगर टूटेगा तो देगा NH4 प्लस NO3-। इसका मतलब, और ये देखिए, ये अगर टूटेगा तो क्या देगा? K प्लस NO3-। कहने का मतलब ये कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 को छोड़ के बाद बाकी जितने भी सॉल्यूट हैं लाइक KNO3, NaOH, ठीक है, या NH4NO3, ये सभी 2 आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 आयंस दे रहे हैं, जबकि Na2SO4 यहाँ पर टोटल 3 आयंस दे रहा है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जा रहा है, जिसको आप कह सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है, वृद्धि का केस है, बॉइलिंग पॉइंट में अधिक होने का जो केस है उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, आपने पढ़ा है इसको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर। और चूंकि Na2SO4 में 3 पार्टिकल दैट मीन्स मैक्सिमम पार्टिकल, इन चारों की अगर बात करें तो इन चारों में से मैक्सिमम पार्टिकल हमें मिलते हैं
Na2SO4 1.0 m Na2SO4 के केस में, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। आपका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, आई होप कि आपने भी बी ही लिखा होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा सवाल है, द एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, अभी हमने बताया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जब हम किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, अगर उसमें किसी सॉल्यूट को मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाद बाकी ये कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल नहीं है। बिकॉज क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर बाद बाकी तीनों डिपेंड नहीं करते हैं। समझे? एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, हम ये आशा करते हैं कि आप लोग सही सही आंसर लिखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? आइए, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विथ ए मास ऑफ सॉल्यूट 10 kg मास एंड 100 लीटर वॉल्यूम। यहाँ केवल मास और वॉल्यूम आपको दिया गया है, मास और वॉल्यूम दिया गया है, एंड आपको निकालना है मोलरिटी। मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला है, मास दिया गया है, इसको थोड़ा यहाँ देख लें। यहाँ पर बच्चा लोग देखिए, आपका मास दिया गया है 10 kg, 10 kg। ठीक है, और वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 लीटर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिनोटेड बाय N बाई V, V इन लीटर। ठीक है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमको चाहिए, आपको दिया गया है मास। ऐसे केस में आप यहाँ क्या कर लो, आप यहाँ सपोज कर लो। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ आप सपोज कर लो, यहाँ ऐसे करते हैं, इसको आप सपोज कर लो, द मोलर मास of solute is assumed to be 1 kg पर मोल। ठीक है, इसको हमने मान लिया 1 kg पर मोल, ये मोलर मास हमने सपोज कर लिया। ठीक है, मोलर मास को मान लिया। मास हमें दिया गया है 10 kg, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू गिवन मास है आपका 10 kg। ठीक है, मोलर मास हमने मान लिया है 1 kg पर मोल। ठीक है,
तो ये केजी आपका कैंसिल हो गया, मोल ऊपर गया तो ये आपका आ गया 10 मोल। n का वैल्यू आपको मिल गया 10 मोल। अब इस वैल्यू को आप मोलरिटी के, सपोज करें इक्वेशन 1, मोलरिटी के इक्वेशन में पुट कर दो तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मोल डिवाइडेड बाई v है 100 लीटर। ठीक है, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। लीटर ऊपर गया तो क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो इसी मोल पर लीटर को हम बोलते हैं मोलरिटी, 0.1 m। 0.1 m ये होगा आपका सही आंसर। ठीक है, 0.1 m। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बात समझे? चलिए, निश्चित रूप से आप लिखे होंगे, बहुत आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सही आंसर, इसका सही आंसर होगा बी। बी सही आंसर होगा इसका। अब देखें कि ये भी सही आंसर होगा कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में फीडबैक आप ले लो, मज़ा आ जाएगा देखने में। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। शुरू से हम चलते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो हमने क्या दिया, इक्वल टू दिया और एक कांस्टेंट दिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी इनटू L/A। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, रो, इसको बोलते हैं रो। रो का वैल्यू कितना आ गया हमें? रो का वैल्यू आ गया, देखिए R इंटू A/L, R इंटू A/L। ठीक है, अगर इसका यूनिट हम निकालें तो R का यूनिट क्या हो जाता है, ओम। ठीक है, और A सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आ गया आपका सेंटीमीटर, दिस कैंसिल, तो ये क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर। हाँ, थोड़ा सा देख लें, ये यूनिट हो गया रेजिस्टिविटी का। ठीक है, रो का यूनिट हो गया ओम सेंटीमीटर, CGS यूनिट में, समझे? अब देखें कंडक्टिविटी कहते हैं रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट करते हैं और K इज इक्वल टू होता है 1/रो। तो रो का ये मान हमने पुट कर दिया, रो देखिए नीचे है, तो हमने क्या किया, ये देखिए R इंटू A/L। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/R इंटू L को आप ऊपर ले जाओ तो L/A। ठीक है, इतना हो गया। अब R का यूनिट होता है ओम। यहाँ फिर से देख लें कि इज इक्वल टू R का यूनिट क्या होता है, ओम। तो ये हो गया 1/ओम इंटू ऊपर आ गया आपको सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये सिंपल लेंथ है L। ठीक है, तो ये cm से ये cm कैंसिल,
ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया आपको कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया, सिंपल कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, समझे। और ओम इनवर्स को आप क्या बोलते हो, सीमेंस, तो ये हो गया सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, समझे। ये कंडक्टिविटी का हो गया। अब मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे निकालोगे, मोलर कंडक्टिविटी नेक्स्ट स्टेप में मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज गिवन बाय K बाय C, C है कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलर, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स सॉल्यूशन विच कॉन्टेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो K इंटू V, और V के बदले चूंकि मोलरिटी है, मोलर सॉल्यूशन है, तो K इंटू 1000 बाई M, M फॉर नंबर ऑफ मोल्स, 1000 फॉर वॉल्यूम, समझे, समझ में आ रही है बात। चलिए अब क्या करें, ये है आपका वॉल्यूम और ये है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, ये वॉल्यूम के लिए क्या जोड़ देंगे, देखिए K के लिए आप जोड़ दो, K के लिए जोड़ दो क्या, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम के लिए आप क्या जोड़ोगे, सेंटीमीटर टू द पावर क्यूब, और मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर -1 है, यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर 3 - 1 2, ठीक है, मोल इनवर्स, देखिए यही हुआ। इसके बारे में हमने अपने चैनल पर वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। हमने आपको समझाने के लिए ये बता दिया, और ये भी बता दें कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए यहाँ पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मोलर कंडक्टिविटी हो गया, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, the amount of electricity required to obtain 1 mole of zinc from ZnSO4 solution will be, देखिए इसको थोड़ा देख लें, 1 मोल यहाँ ऑफ जिंक कैसे मिलेगा, आपके पास ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसको आप इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो ये Zn2 प्लस SO4 2- में डिसोसिएट कर गया, ठीक है। आपको क्या लेना है, 1 मोल ऑफ Zn, तो Zn2 प्लस ये कन्वर्ट होगा Zn के 1 मोल में सॉलिड में, ये एक्वस स्टेट में है, कैसे कन्वर्ट होगा, अगर इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 मोल मीन्स 1 फैराडे, 2 मोल मीन्स 2 फैराडे, ये क्या हुआ आंसर, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड,
2 Faraday of electricity will be required for conversion of Zn2 plus into Zn 1 मोल ऑफ Zn। ये आपका हो गया 1 मोल ऑफ जिंक। ठीक है, ये Zn2 प्लस कहाँ से आया? ZnSO4 से आया। ZnSO4 में Zn2 प्लस के फॉर्म में है। इसका रिडक्शन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये Zn सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, 1 मोल ऑफ जिंक में कन्वर्ट हुआ, जिसके लिए हमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 2 फैराडे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा डी। आशा करता हूं कि आप लोग इसको निश्चित रूप से लिखे होंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है और कई बार हमने बच्चों को बताया भी है, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दिया गया है, उसका रेट भी दिया गया है। वेरी गुड, रेट भी दिया गया है और आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। देखिए थोड़ा सा बहुत खूबसूरत सवाल है, इसको ध्यान से देखें बच्चे। इसको ध्यान से देखें। देखिए मैं ये बता दूं कि इसका आंसर होगा सी। जिसका भी क्वेश्चन हमने लिया है उसने जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही आंसर है और आई एम वेरी प्लीज्ड विथ हिम। ठीक है, अब ये आंसर आया कैसे ये थोड़ा देख लें। यहाँ देखिए, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप थोड़ा लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया गया है आपको कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू NO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। रेट आप कैसे निकालोगे? रेट इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, इसको पूरा हम लिख देते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, इधर देखते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, यहाँ सेकंड यूज किया गया है तो टाइम के बदले आप सेकंड ले लो। ठीक है, टाइम के बदले सेकंड ले लो। अब देखिए यहाँ ये के हो गया। H2 का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन के केस में है। ठीक है, सॉल्यूशन के केस में है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। ठीक है, और NO के कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर टू द पावर 2। ठीक है, H2 में कुछ नहीं है, 1 है और यहाँ पर 2 है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का वही यूनिट होता है जो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है, तो ये भी हो गया आपको मोल पर लीटर। मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ हो गया के। एकदम बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड में समझा रहे हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। ये हो गया मोल पर लीटर टू द स्क्वायर। समझे? अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको आप क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड पर कुछ नहीं है, 1 है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो गया, इज इक्वल टू के।
और ये हो गया मोल पर लीटर, और ये इनटू मोल का देखिए ये हो गया आपको स्क्वायर, और लीटर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2। ठीक है, के का वैल्यू आपको निकालना है, के को बच्चा लोग यहीं हम छोड़ दें, चाहे और एक स्टेप बता दें, और एक स्टेप इसको बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं देखिए, ये हो गया मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के, ये मोल और मोल स्क्वायर क्या हो गया, मोल का पावर क्यू। ठीक है, और यहाँ -1 और -2, तो ये क्या हो गया टू द पावर -3। ठीक है, समझ रहे हैं। अब के का वैल्यू आप निकाल लो, के का वैल्यू निकालने के लिए ये सबको इधर लाओ, तो ये हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल का पावर 3 और लीटर का पावर -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मोल के ऊपर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो 1, ये 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो गया। लीटर के ऊपर -1 है, 3 जाएगा तो ये +3 हो गया, और सेकेंड -1 इज इक्वल टू के, तो ये हो गया मोल की पावर -2, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, ठीक है, और सेकेंड की पावर -1, ये हो गया के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको निकालने आना चाहिए। ये अपने चैनल पर हमने इसका वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, मीन्स अभी आप लोग की पढ़ाई ऐसा नहीं कि ख़त्म हो रही है, अब तो आपका कैरियर शुरू हो रहा है, इसलिए बच्चा लोग विशेष रूप से ध्यान दें। और किसी भी काउंसलिंग के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, अपने कमेंट भेज सकते हो, अपने मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, उसको हमने कैलकुलेट भी कर दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ रिएक्शन है आपका फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है, दैट मीन्स ये हो गया आपको के, समझे। और इसमें और क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट दिया गया है, आर का वैल्यू दिया गया है, आर का वैल्यू जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन मानते हैं वो दिया गया है 0.6 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैसे हम निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा हम लोग यूज़ करते हैं, आप भी जानते हो कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू e टू द पावर 1।
ये कहाँ से आया? सपोज करें हमारा एक रिएक्शन है, ए इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के एक पावर के, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के एक पावर के, तो वैसी स्थिति में ये रिएक्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दैट मीन्स R इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज पर द प्रॉब्लम गिवन अबव। ऊपर जो प्रॉब्लम दिया गया है उसके अनुसार ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमने लिखा है। यहाँ पर आपको R का वैल्यू दिया गया है बच्चा लोग, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन R का वैल्यू दिया गया है और K का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू निकालना है। बात समझे? बहुत सिंपल सी बात है। इसको क्या करेंगे? R के बदले आप रख दो, R के बदले 0.6 m, ठीक है, और K के बदले आप क्या रख दो? 0.035 सेकेंड इनवर्स इंटू K, ठीक है। अब K का जो वैल्यू आप निकालोगे आसानी से निकाल सकते हो। K का वैल्यू जो निकालोगे वो अप्रोक्स K का वैल्यू क्या आएगा? K इज इक्वल टू 0.6 m सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई 0.035 सेकेंड इनवर्स। ये कैंसिल, ठीक है। सॉल्व करके आपको मिलेगा 17.14 मोल पर लीटर, ठीक है। सही ऑप्शन होगा आपको 14, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अर्हेनियस इक्वेशन? बिल्कुल सही जवाब बी, के इज इक्वल टू ए टू द पावर ए माइनस आर टी, जहाँ ये है एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, ए इज अर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है। चलिए ये तो आप लोग जानते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन? डायामैग्नेटिक आयन कौन होंगे? डायामैग्नेटिक आयन कौन होंगे? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो आप देख लेना कि वेनाडियम 2+, स्कैंडियम 3+, Mn 3+, ठीक है। इन तीनों में थोड़ा देखना होगा। स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+, कॉपर 2+, कॉपर 2+ का लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉपर 2+ का आर्गन, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कौन होगा भाई? Cu2+ आर्गन, ये हो गया 3D9 4s0, ठीक है। स्कैंडियम क्या हो जाएगा? स्कैंडियम आर्गन और उसके बाद 4s2 3D+ है तो 4s हो जाएगा 0, ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका डायामैग्नेटिक होगा बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि कॉपर Mn3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, V2+ में क्या होगा ये भी देख लें, आर्गन
18 4s 0 वेनाडियम 3d2। और मैंगनीज में क्या होगा, आर्गन 4s0 3 प्लस है तो 3d3, ये भी नहीं होगा। और यहाँ 3d9 4s1 3d10, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10th नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल विच एनेबल्स टू बिहेव एज कैटलिस्ट ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को यूटिलाइज करके वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ प्रोवाइड करता है, एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ड्यू टू यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करने से ही वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। ये पूरे डिटेल्स आइडिया के लिए आप TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड पर जाके देख सकते हो। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 11। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन CuNH3 इसका 0 है तो कॉपर का हो जाएगा +2। ठीक है, आप निकाल सकते हो कि निकाल दें? आइए देख लीजिए। वैसे बहुत हमको नहीं निकालना चाहिए। प्लस ये हो जाएगा 0 × 4 = +2। ठीक है, तो x = +2। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 11। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन, बहुत एक्सेप्शनल सवाल है ये, जाना पहचाना सवाल है कि NiCN4 2- का में निकेल का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। DsP2 होता है। NCERT बुक में भी आपको दिया गया है और हमने भी इसको मैंने पहले भी एग्ज़ाम का जो स्पेशल वीडियो हम बनाए हैं उसमें भी आप जाके देख सकते हो। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। ठीक है, ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। और डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स को शो करने के लिए एकमात्र उपाय है कि NiCN4 में निकेल का जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो DsP2 हो। ठीक है, विशेष काउंसलिंग के लिए, विशेष एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमें लिख सकते हो, हम समझा भी देंगे, या फिर हमारे पुराने वीडियो में आप ये जस्ट एग्ज़ाम के लिए जो दिए हैं उसमें आप देख भी सकते हो, हमने यहाँ दे दिया है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात है। 1 यहाँ देखिए, ये हो गया आपको, यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 ब्रोमो। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 4th इज C इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इन विच मीडियम जो फिंकलस्टीन रिएक्शन टेक्स प्लेस, सब ये पता है, ड्राई एसीटोन, वेरी गुड आंसर, इसमें कुछ पूछना नहीं है। डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल ल्यूकस टेस्ट, वेरी गुड आंसर।
नेक्स्ट आते हैं 16 में क्या होगा, इथाइल अल्कोहल कॉपर के प्रेजेंस में 573 के पर हिट किया जाता है तो डिहाइड्रोजेनेशन होता है। डिहाइड्रोजेनेशन से एसीटल्डिहाइड का होगा। ए इज करेक्ट ऑप्शन, आप लोग जानते हो इसको। विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक ईथर? विलियमसन्स सिंथेसिस, गुड आंसर, विलियमसन सिंथेसिस। चलिए 18, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ऑल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होगा, एसिड में होगा। देखिए एसिड एकमात्र ऑप्शन है, इसमें कोई बात ही नहीं है कंफ्यूज होने वाली, एक इज करेक्ट ऑप्शन 18 का। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डेफिनेटली होगा अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में एसिड में, और एसिड केवल एक आपको दिया गया है तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। 18 का ए। 19 में क्या हमें दिया गया है, यहां फिनॉल से सैलिस अल्डिहाइड बनाता है, दिस इज रिमर-टीमेन रिएक्शन, वेरी गुड आंसर, रिमर-टीमेन रिएक्शन 19 का सी। नेक्स्ट आते हैं 20, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड बी? दो ठो कंपाउंड दिया गया है, यहां पर आप जानते हो कि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ थोड़ा सा, अरे ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोग को बताया भी गया है, हाँ, सी अगर आपने किया है तो सही ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए COOH, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, जिसके कारण ये क्या होगा, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचना चाहेगा, ठीक है, विच इज फर्दर प्रोमोटेड बाय NO2 ग्रुप। यहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहां जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, दिस इज फर्दर सपोर्टेड बाय दीज ऑक्सीजन एटम्स। यहां पर जो ऑक्सीजन एटम्स हैं इनके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, जिससे इजी रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, शोइंग मोर एसिडिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब दिस बी विल बी मोर एसिडिक, बी मोर एसिडिक होगा ए से। देखिए मोर एसिडिक देन ए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन C6H5CONH2 बेंजामाइड को Br2NaOH के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमने गेस करके इसको दिया था, ठीक है, इट इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन HBr, ठीक है, इसको हीट करना होता है क्या, बस हमने बताया कि इसमें CO ग्रुप को हटा दें, क्योंकि जो प्राइमरी एमीन बनेगा उसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या एक कम होगी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। हमने बताया है, पहले भी बताया है, हमारे जो वीडियोज हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एग्जाम के जस्ट पहले हमने जो दिया था आप निकाल के उसको देख लेना। करेक्ट आंसर होगा एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The test which is used to distinguish between primary amine and secondary amine, that is carbyl amine test. Carbyl amine test is given by, shown by only 1 degree amine, 1 degree amine which may be aliphatic और एरोमेटिक। ये भी हमने एग्ज़ाम के पहले, स्पेशल एग्ज़ाम का जो वीडियो हमने बनाया है उसमें ये दे रखा है, आप लोग देख लेना। मैं समझता हूँ कि
काफ़ी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आए हैं जो हम एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे। नेक्स्ट आए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज कीटो हेक्सोज। कीटो ग्रुप होता है, तो हेक्सोज दो तरह के होते हैं, जिसमें CHO ग्रुप हो, दैट इज ग्लूकोज। CHO अल्डिहाइड ग्रुप वाले ग्लूकोज होते हैं और कीटोज कीटो ग्रुप वाले फ्रुक्टोज होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। कीटोज कौन होंगे? फ्रुक्टोज। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ DNA, प्राइमरी स्ट्रक्चर एडेनिन, गुआनिन। अच्छा, DNA का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो यहाँ देखें, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। जी ये तो होगा, लेकिन यहाँ ये गलत दिया गया है। तो इसमें आप जो लिखे हो, नियम ये कहता है कि आपको इसमें 1 मार्क्स मिलेंगे ही। वैसे बी ही सही आंसर होना चाहिए, लेकिन संभवतः यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये सभी होंगे नहीं, ये सभी पॉसिबल नहीं है। एक पॉसिबिलिटी बी की ओर है, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, टी के बदले जे आ गया है, इसलिए सभी बच्चों को जो भी बनाए होंगे सबको यहाँ फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट नियम यही कहता है, रेटिनॉल आप जानते हो। रेटिनॉल क्या होता है बच्चा लोग? विटामिन ए, जाना पहचाना। ये तो क्वेश्चन है कि विटामिन ए किसको बोलते हैं? विटामिन ए किसको बोलते हैं? रेटिनॉल को हम विटामिन ई बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम समझते हैं कि आप लोग को ये अंदाज़ा लग गया होगा कि आप लोग का MCQ कितना सही है। ठीक है, हम लोग एकदम तुरंत मिलते हैं दूसरे वीडियो में, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप के साथ। ओके, थैंक्स अ लॉट।